गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एमएड के फर्स्ट सेम का पेपर 2 हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को स्टडी कर रहे थे हम, जिसमें कि यूनिट 1 का चैप्टर 1 कवर किया था हमने, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। आज पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की बात करेंगे वन बाय वन। किस तरीके से टाइम टू टाइम पॉलिसीज आई एजुकेशन के लिए और टीचर एजुकेशन के लिए क्या योगदान था, और जेबीटी, बीएड, डीएलएड, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज लेवल के, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया गया, ये सारी चीजें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में हमें देखने को मिलती हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पॉलिसी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। एजुकेशन इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय ऑल द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों कहीं ना कहीं एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, विथ कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय 3 लेवल। 3 लेवल का कंट्रोल है, जिसमें किसका किसका है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट का। The state level government plays an important role in the educational policy making, educational financing and regulating education. Okay? जो स्टेट लेवल है उसका कहाँ कहाँ पे रोल है, पॉलिसी मेकिंग में, एजुकेशन की फाइनेंसिंग में एंड रेगुलेटिंग में, रूल्स रेगुलेशन बनाने में। इन इंडिया देयर आर वेरियस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विच ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन एजुकेशन. There are various changes has made in India, such as globalization, liberalization, marketization, commercialization, and privatization. All these changes affect on education. So, जो globalization, privatization, liberalization, commercialization आया, उसने उसका इफेक्ट हमारे एजुकेशन पर भी बहुत रहा है ना। सो फर्स्ट देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। एजुकेशन इज primarily and the responsibility of the state governments. Every state has a department of education. The machinery of education administration in the state and composed of the department of education headed by a minister. The minister is responsible to be appointed by the chief minister. The minister performs his activities through the officers of department and some others agencies like the universities, the statutory bodies. He is also assisting by the education secretary and डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। मतलब कि डिफरेंट लेवल पे किस तरीके से मिनिस्ट्री वर्क करती है और उनके नीचे किस तरीके से एजुकेशन डिपार्ट ऑफिसर्स एंड फिर डिपार्टमेंट्स किस तरीके से अपना अपना वर्क करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। देन है आपका फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एजुकेशन। स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है एजुकेशन में? प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन। सो हायर एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा खासा हाथ होता था। स्टेट not only arranged for elementary education but also higher education of all types of liberal, scientific, technical, vocational in order to train the citizens for the career in administration, industry, commerce, medicine, engineering and agriculture, है ना। तो कहीं ना कहीं वो इसमें हायर एजुकेशन में भी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ यूनिवर्सिटीज। जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो यूनिवर्सिटीज की जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर भी अपना कंट्रोल रखती है, किसके थ्रू? लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडिंग एडल्ट एंड सोशल एजुकेशन। प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक शिक्षा में भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट का पूरा पूरा योगदान है। ओपनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जब ओपन होते हैं वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। द स्टेट ऑल्सो ओपन ट्रेनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेन एंड एफिशिएंट स्टाफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ट्रेन्ड स्टाफ प्रोवाइड करने के में वो हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेमिंग of curriculum and syllabus. The state government also prescribes syllabus and course of for study
for various school classes and grades. So वो सभी क्लासेस के लिए क्या करते हैं, करिकुलम और सिलेबस का भी कोऑर्डिनेट करते हैं कराने में। फिर अपॉइंटमेंट supervisory staff. The state appoints supervisor, inspector and education officers for regulation the activity of various institutions. Next है आपको providing financial aid. The state organizes schools and other institutions run by private bodies, personal and or local bodies in accordance with set rules and regulation. It also provided them suitable aids. मतलब वो फंड भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर है अपॉइंटिंग कमीशन एंड कमिटी। कमीशन और कमेटी का अपॉइंट किया जाता है जिससे कि सारी चीजें रेगुलेट हो सके। होल्डिंग एग्जामिनेशन भी वो सारा कंडक्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं। सो ये था इनका रोल। अब है रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल रहता है गवर्नमेंट का? एजुकेशन पॉलिसीज आर द प्रिंसिपल्स and government policy making in educational sphere, as well as collecting of laws and rules that governs the operation of education system. Education occurs in many forms for many purpose through many institutions. For example, include अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, किंडरगार्टन थ्रू टू 12th ग्रेड तक, मतलब कि प्राइमरी लेवल से 12th ग्रेड तक वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। 2 and 4 ईयर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, जॉब ट्रेनिंग। देयरफॉर एजुकेशन पॉलिसी कैन डायरेक्टली अफेक्ट द एजुकेशन पीपल एंगेज इन ऑल एजेस। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ऑल एजेस के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। एजुकेशन रिफॉर्म इज a topic that is the mainstream currently in the United States. Over the past 30 years, policymakers have made a steady increase at the state and federal level of government in their involvement of US school, although states hold the constitutional right of education policy. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस तरफ पूरा जोर दे रही है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है क्वालिफाइड हो सके। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टेट इन फाइनेंस में किस तरीके से, एजुकेशन फाइनेंस में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं वो प्राइमरी एंड मिडिल लेवल को। एंड आपका यहाँ पे एक टेबल भी दे रखा है इसका। देखिए प्राइमरी लेवल पे 99.3% ग्रॉस एनरोलमेंट, एंड सेकेंडरी पे 50.3% एनरोलमेंट, एंड टर्टियरी 11.4% आपका 2001 में एनरोलमेंट हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर प्राइमरी स्टेज 5 ईयर्स तक करिकुलम इंक्लूड, ये कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? प्राइमरी ग्रेड 1 to 2, ग्रेड 3 to 4, एंड अपर प्राइमरी एंड मिडल में 3 इयर्स, ग्रेड 6 to 8 कौन कौन सब्जेक्ट इंक्लूड है। ठीक है, फिर आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन है इसमें, सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? 9 to 12 फिर भी एज ग्रुप 14 to 17 होता है। इसमें 3 लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, इलेक्टिव अदर लैंग्वेज सच एज संस्कृत, चाइनीज, जापानीज, रशिया, फ्रेंच, जर्मन, अरबिक, पर्शियन, स्पेनिश। मतलब एक तो आपकी मदर टंग रहेगी, दूसरी रहेगी हिंदी और इंग्लिश में से एक इलेक्ट कर सकते हैं आप, एंड ये इन अदर लैंग्वेज में से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, ये सारे आपके सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ओके। फिर है कितने मिनट्स का ड्यूरेशन होना चाहिए कम से कम, यहाँ पे ये मेंशन है, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कितने से कितने मिनट तक आप लोग का ये होना चाहिए, है ना। इसके बाद है 3 टायर्ड सिस्टम गवर्नेंस, ये सारी चीजें इसमें है यहाँ पे। शेयर बाय लेवल टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन परसेंटेज में दिया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट contribute to education relatively small compared to the state budget. The central government contribute approximately 10% of total spending on budget education। एजुकेशन पे 10% दे रही है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट।
कहीं ना कम ही बताया गया है ना। फॉरेन एड है, उसके बाद रोल ऑफ स्टेट रेगुलेशन इन education. Ensuring access the quality education is crucial for India if it want to take advantage to its demographic divided and educated population not only drive economic growth but also has positive impact of human development indicators such as life expectancy, birth and death rates, infant mortality rate and nutrition level of children. मतलब कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे जो होंगे वो इन चीजों पर भी इफेक्ट पड़ता है हमारे कंट्री में। तो प्रेजेंट एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन का क्या इफेक्ट है देखते हैं। प्रेजेंट status. India's education system broadly comprises school education, elementary, secondary and higher education, general and professional and vocational education. The Ministry of Human Resource Development MHRD is the nodal minister for the sector. The other bodies involved in regulating and maintaining standards in the sector, including the National Council of Education in India, NCERT, University Grant Commission, UGC, All India Council for Technical Education, AICT, and the Council for Teacher Education, NCTE, at the central level. Central level पे ये सारे काम कर रहे हैं आपके एजेंसीज या यूजीसी, एनसीटी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एनईपी, एससीईआरटी, ये सारे आपके कहीं ना कहीं इन सबका रोल है हमारे एजुकेशन के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आपका एलिमेंट्री एजुकेशन। There are various type of school providing elementary education. Government aided school, school run by autonomous organization under the government, school run by government department, and school run by the public sector, unaided school. तो ये different types के school run कर रहे हैं। The Right to Education Act 2009. The Act seeks to implement the fundamental right to education for all children, including children with disability. Between 6 to 14 years, the central RTE rules were noticed on 8th April 2010. Till date, 32 states, including Gujarat, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Punjab, Haryana, and Manipur have notified state RTE ruled. The government has committed 2.3 trillion for 5 years 2010-11 to 14-15 to implement the act. The fund sharing pattern between the central and state government ratio 35 for year. So ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहाँ पे कुछ की रोल्स थे, की फीचर्स थे इन स्कूल्स के लिए। देन आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए। द प्राइमरी फोकस ऑफ द एक्ट इज ऑन द राइट टू स्कूलिंग एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर इज नो नॉर्म टू इंश्योर दैट अ स्कूल प्रोवाइड्स a minimum quality of education. Even teachers' duties are only related to punctuality, attendance, etc., and not on learning achievements of their students. Despite a number of government programs, including the Sarva Shiksha Abhiyan, many students are performing well below their class level. Okay. तो ये आपका यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान में भी इंक्लूड किया गया कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेट किया जाए। नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर disadvantaged groups. The act requires private school to reserve 25% seats for disadvantaged group. 25% disadvantaged group के लिए रखा गया इस एक्ट में। This provision was challenged in the Supreme Court by Association of Private School. प्राइवेट स्कूल्स ने इसको चैलेंज भी किया। बहुत ये न्यूज़पेपर में भी आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी हायर एजुकेशन। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन 11th and 12th is primarily responsibility of the state government. India has a much lower GER at this stage, only 49% as compared to countries in East Asia. East Asia के
कंपेयर में इंडिया में खाली 49% अटेंड है बच्चे, एंड वहाँ ईस्ट इंडिया में, एशिया में 70% एवरेज है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इंडिया का लो परसेंटेज रहा है। कुछ रेगुलेशन है सेकेंडरी स्कूल को लेकर, एंड देन उनका फीस स्ट्रक्चर है। देन हायर एजुकेशन को देखते हैं क्या है। हायर एजुकेशन प्रोवाइडेड आफ्टर completion school 12th is known as higher education, which comprises education in general subjects and professional and technical education. At present, India GER 15% in higher education MHR, which is much lower than अदर कंट्रीज, है ना कहीं इंडिया का कम है। क्यों कम है, इसके पीछे क्या कारण है? रेगुलेशन ऑफ हायर प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निक ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, एसएस, क्वालिटी, फंडिंग, गवर्नेंस, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, एडमिशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एंड proposed regulatory structure of higher education, regulatory structure, assess, quality, government, तो ये सारी चीजें, फंडिंग, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। फंडिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ जो रूल्स हैं वो सारा इसमें है। अगर आप लोग को डिटेल में इसको देखना है तो प्लीज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में आपको बेसिकली हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं वही करने हैं। ठीक है, देन इसमें है वोकेशनल एजुकेशन, ये एक बार देख लेते हैं। इन इंडिया, vocational education training in a specific vocation or trade is provided through two basic ways, formal or informal. The formal structure includes vocational courses offered in professional colleges and polytechnics, vocational streams in schools at the higher secondary stage, technical training in specialized institutions such as industrial training institution, ITIs, industrial training centers, okay, and सेप्टिक ट्रेनिंग, ये है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल ऑफर वोकेशनल कोर्सेज अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टर्म वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। This scheme started in 1988 provides financial assistance to state to set administrative structure, prepare curriculum and offer training program for teachers. It also provides financial assistance to NGOs to conduct short-term courses. Schools have introduced the program. Okay. नेक्स्ट है की गवर्नमेंट नॉर्म्स है इसमें। नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क गवर्नमेंट द्वारा फ्रेमवर्क किया गया। फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वोकेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन। फिर सबमिशन ऑफ पॉलिटेक्निक्स में है। अंडर द स्कीम इट इज प्रपोज टू एस्टैब्लिश 1000 polytechnic in the country, 300 polytechnics to be set up by the state government, union territory with assistance from the central government in unserved districts, and 300 polytechnic is to be set by through PPP by the state government and union territory। ठीक है, तो 300 इन्होंने रखा स्कीम बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन। इंक्रीजिंग द private sector role in education may have several potential advantages over traditional public delivery of education. Whether these benefits are actually realized depends greatly on how well designed the partnership between public and private sector. So public and private sector का कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप के थ्रू आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्ड किए जा रहे हैं। रोल ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग एजुकेशन को
फाइनेंशिंग में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। फिर नीड फॉर प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंडिया, क्यों नीड है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी की, हमें क्यों उसकी जरूरत पड़ रही है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, देखते हैं। ट्रेडिशनल डिजाइन एंड बिल्ड, द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट with a private partner to design and build a facility to specific requirements. फिर operations and maintenance to government contracts with a private partner to operate a public owned facilities. फीचर्स हैं ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड ये फीचर्स इसमें दिए हैं। लीज परचेज में, लीज एंड ओन डेवलपमेंट में, बिल्ड ऑपरेटिंग ट्रांसफर में एंड बिल्ड। फिर रोल ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन रेगुलेशन एजुकेशन, उनका क्या रोल है इसमें, ठीक है। सो देखते हैं क्या क्या रोल है। सेल्फ रेगुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, फिर सेल्फ रेगुलेशन इन स्कूल डेटिंग सर्विस, सेल्फ रेगुलेशन अदर सेक्टर, ये सारे इसमें है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ हमारे एजुकेशन में, ये देखते हैं। फिर इसके बाद है globalization. The modern world is not only confined to modern science and technology, but it is also marching towards the process of liberalization, privatization, globalization, LPG इसको बोला जाता है। As a consequence, relations are being established among science and technology. Globalization and liberalization is fact. The slogan "Think globally and act locally" has become popular everywhere in the world. तो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद ये बहुत स्लोगन फेमस हो गया कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। देन उसके बाद मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड societies through cross country flow of information, idea, technologies, good services, capital, financing and human resources. This multi dimensions cross border integration including cultural, social, economic and political dimensions. कुछ डेफिनेशन दी गई है इसकी। देन है आपका मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में क्या इसका मीनिंग निकलता है। द कॉमर्शियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट द इंटरनेशनल लेवल आर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इन अदर वर्ड्स, एजुकेशन सर्विसेज विल प्रोग्रेसिवली बी commercialized, privatized and capitalized at the international level. Okay. Therefore, globalization of education means making education service as goods that can be bought and sold. It is nothing but making education a business, and it is considered as a profit-making activities after 1990s. Private people in India took over schools, college, and university with a view to make them business centers and generating profit. That is, educational services have become profitable goods and can be bought and sold at the international level of mandatory benefit. तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट इंडिया में देखा गया। डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट आप ये यहाँ पे इस पीडीएफ में पूरा है, वन बाय वन इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें से कुछ पॉइंट्स 21 पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन इतने ज्यादा नहीं, 10 पॉइंट्स आप निकाल लीजिएगा इसमें से। सो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या इफेक्ट रहा हमारे एजुकेशन में, ये आपके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में सारी डिटेल है इस स्लाइड्स में, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट, बाय बाय।